इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th केमिस्ट्री का हमारे चैनल पे लास्ट लेक्चर। बाकी के लेक्चर अगर आपको देखने सारे के सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो और उस चैप्टर्स को देख सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर पूरा चैप्टर नहीं भी देखना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो देख के चले जाओ। टाइम स्टैम्प मैंने सब वीडियो के नीचे दे रखा है, वहां से आप देख लोगे, देन इसके बाद उसको सॉल्व कर लेना अच्छे से और फिर एग्जाम दे देना। तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी अच्छा एग्जाम जा सकता है। बाकी ऊपर से जो सारी वीडियो इसको 2x स्पीड में जरूर देख लेना ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उस साइंस को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उस केमिस्ट्री के अंदर जो ब्रांच है उसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। देन इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो जो कि आयंस देते हैं, वो दो तरह के होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे। स्ट्रॉन्ग होंगे जो पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, जैसे कि NaCl KCl ये सब पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि ऐसे जो डिसोसिएट पूरी तरह से नहीं होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे के सारे जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देन उसके बाद आते हैं कंडक्टर पे। तो कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रॉन पास हो सकता है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो एक बार देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक कॉपर की तार है, कॉपर की तार है जिसको तांबा कहते हो ना आप, तांबा वो है मान लो। तो आपके पास तांबा है। अब तांबे में करंट कैसे जाएगा। तांबे में करंट जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है। जबकि इसमें आयंस होते हैं भाई। जो अगर मान लो मैंने कोई रख दिया, जब मान लो NaCl है तो NaCl को अगर मैंने कहीं रख दिया तो वो डिसोसिएट होकर Na प्लस और Cl माइनस दोनों आयंस बन जाएंगे। आयंस अलग हो जाएंगे यानी कि वो अब कंडक्टिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से इसमें कंडक्टिविटी आ रही है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस की वजह से आ रही है तो इसको आयनिक कंडक्टर भी कहा जाता है। जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो विदाउट डिकम्पोजिशन। अब ये बताओ मेरे को, डिकम्पोजिशन यानी टूटना। तो तांबे का तार क्या टूटता है जब हम उसमें एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन जब जा रहा होता है तो उसमें करंट जा रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है, तो क्या वो तांबे का तार टूट जाता है, नहीं टूटता ना। तो बिना तांबे के तार को तोड़े, बिना डिकम्पोज किए हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जबकि भाई इसमें तो तोड़ना पड़ेगा, डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा, यानी कि जैसे NaCl अगर है तो उसको जब तक डिकम्पोज नहीं करोगे Na प्लस और Cl माइनस में, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने नहीं वाला। मेटेलिक कंडक्टर में एक और चीज होती है, देखो अगर आप मेटेलिक कंडक्टर में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने से ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चार्ज भी आ जाते हैं। उस पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कर्नल, और वो कर्नल वाइब्रेट करता रहता है। जो कर्नल के वाइब्रेशन के कारण क्या होता है ना, जो करंट जा रहा था, जो करंट फ्लो हो रहा था उसको हिंडर्ड मिल जाता है। हिंडर्ड यानी देखो जैसे मान लो यहाँ से करंट आ रहा है तो कर्नल आएगा ऐसे ऐसे और बोलेगा चल तू आगे मत जा, आगे मत जा, आगे नहीं जाने देगा, मतलब करंट को आगे ही नहीं जाने देता कर्नल। तो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो कर्नल वाइब्रेट करेंगे, कर्नल वाइब्रेट करेंगे तो जो करंट है वो पास होना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्शन डिक्रीज होता है इसमें। क्यों, क्योंकि कर्नल वाइब्रेट टू प्रोड्यूस हिंड्रेंस, हिंड्रेंस यानी रुकावट। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो ध्यान से समझना, टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका मतलब आयंस में ब्रेक करना और आसान होगा, यानी कि डिसोसिएशन और आसान हो गया, फिर तो बढ़िया है ना। और डिसोसिएशन ज्यादा हो गया यानी आयंस ज्यादा हो गए, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो गई यहाँ पे, मतलब कंडक्शन नेचर इसका ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ऐसा होता है। आपको ना यही जो मेन डिफरेंस है आपको ध्यान रखना, सबसे मेन डिफरेंस यही है कि टेम्परेचर के साथ कंडक्शन बढ़ता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। ये मेन पॉइंट है इन दोनों में जो आपको याद रखने हैं। और मेटेलिक कंडक्टर में लो और हाई किसी भी तरह का वोल्टेज पास हो सकता है, जबकि ये बेचारा सिर्फ लो को पास कर सकता है। एग्जाम्पल देखें तो भाई जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे इसमें आ गए, जितने के जितने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं NaCl NaOH, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हमने देखेंगे इस चैप्टर में वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या होता है, जब एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है कोई चीज तो उसको सेल कहते हैं। यानी कि वो दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल तो EC, आपको ट्रिक याद करनी है, EC केमिकल, इसमें केमिकल वर्ड आ रहा है, चैप्टर का नाम भी केमिकल जैसा, केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसमें देखो दो कंटेनर एक तरह से आप मान सकते हो, और इसमें साल्ट ब्रिज लगा होता है। ये जो यू जैसा उल्टा है ना घोड़े की नाल जैसा, ये एक्चुअल में साल्ट ब्रिज है। और इसमें एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है यानी कि अपने आप होती है, और ये ना एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं चाहता। देखो
एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं चाहेगा, क्यों नहीं चाह रहा? क्योंकि रिएक्शन अपने आप हो रही है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है इसीलिए इसमें इसको कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज का सोर्स चाहिए नहीं बाहर से, लेकिन इसकी रिएक्शन अपने आप नहीं होती, इसलिए हम इस क्या करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज दे देते हैं बाहर से। देन इसके बाद इसमें तो साल्ट ब्रिज है ही नहीं, जबकि इसमें साल्ट ब्रिज है। और इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल देता है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई इसमें एनोड नेगेटिव है, उसमें एनोड पॉजिटिव है, तो क्या तरीका है? तो इसको याद करने की कोई ट्रिक है? तो हाँ देखो, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको याद करना है तो आप याद करो पैनिक। पैनिक पैनिक मतलब होता है कि जैसे मान लो टेंशन लेता है कोई इंसान तो उसे पैनिक बोलते हैं। तो पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव एनोड। जबकि अगर हम बात करें इसके ट्रिक की, तो इसका ट्रिक होगा एलोन। एलोन, एलोन मतलब समझते हो ना, अकेला। भाई पढ़ाई कैसे करते हो? पढ़ाई ज्यादातर अकेले करनी पड़ती है, तभी तो चीजें याद होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर वीडियो भी देख रहे हो तो अकेले देख रहे हो ना, ताकि याद हो जाए चीजें। तो अलोन, अलोन यानी अकेला। और अलोन की ट्रिक किसमें काम करती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसमें क्या होता है, एनोड जो है वो नेगेटिव होता है। एनोड लेफ्ट साइड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोड होता है। ये सब बाकी सारी चीजें हम समझेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि एनोड जो है वो नेगेटिव होता है। बाकी चीजें हम समझेंगे, लेफ्ट क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रोड, सब कुछ समझेंगे इसको हम अच्छे से एकदम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसी पे ज्यादातर ई नोट वगैरह निकालने के लिए आता है। ई नोट आगे बताऊंगा मैं क्या होता है। देखो समझो, इसमें दो कंटेनर होते हैं। तो दो कंटेनर मैंने पहले कहा था आपको कि आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जो कि है अलोन। ALONE। ए मतलब एनोड, एल मतलब लेफ्ट साइड है, ओ मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पे। ऑक्सीडेशन तो पता ही है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन जो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज हो जाता है। और एन मतलब नेगेटिव, और ई मतलब इलेक्ट्रोड। अगर ये वाली ट्रिक याद कर ली ना, मान लो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है पूरा का पूरा एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अब ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाला ये क्या है, ये है एनोड, यानी कि एनोड क्या है, एनोड नेगेटिव है, माइनस। तो ऑटोमेटिकली ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैथोड, यानी कि प्लस। फिर उसके बाद इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस पे क्या होगा, रिडक्शन। देन उसके बाद इसमें देखो, जो ऑक्सीडेशन वाला साइड होता है ना, वहां पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ZnSO4 होता है इसके अंदर, पूरे में इसके ZnSO4 है, ठीक है। और इसमें जो होता है सॉल्यूशन वो होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। और ये जो रॉड लगी होती है इसके अंदर, ये जिंक की रॉड है, और इसके अंदर जो रॉड लगी है वो कॉपर की रॉड है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तार लेंगे और यहाँ से एक तार लेंगे, और फिर यहाँ पे हम मान लो हम कनेक्ट कर देंगे एक बल्ब को। तो हमने यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ये है बल्ब। अब इसको कनेक्ट कर दिया, अब देखना, और यहाँ पे साल्ट ब्रिज तो होगा ही, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो साल्ट ब्रिज होना कंपलसरी है इसके अंदर। अब देखो कुछ रिएक्शन होगी यहाँ पे होगा ये, इस जगह पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन यानी कि जिंक जो है वो जिंक 2+ में जाएगा, और वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, और वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ये इधर जाएगा, फिर ये इसको दे देगा, सारे के सारे, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होता है, Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो Cu बन जाता है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखो सेल, ये एक सेल की तरह बन गया, इसको इसलिए तो सेल कहते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका नोटेशन क्या होता है, यानी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल नोटेशन। यानी कि ये जो सेल है, अगर मुझे इस सेल को दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना, मुझे बीच में मैं लगाऊंगा साल्ट ब्रिज, ये जो 2 लाइनें खींची इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये देखना है कि इन्होंने ये बोला ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो Zn से जा रहा है ये Zn2+, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, Cu2+ से जा रहा है ये Cu में। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट करा है ना, इसको इधर ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करा है और इधर रिडक्शन, साइड में ऑक्सीडेशन और राइट साइड में रिडक्शन। तो ये जो तरीका है ना रिप्रेजेंट करने का, इसको हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ पे ना 3 कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे ना बाहर से भी एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लग रहा है, उसको हम ई एक्सटर्नल बोल रहे हैं, ई एक्सटर्नल। और जो सेल का खुद का है उसको हम ई नोड सेल बोल रहे हैं। पहले तो आप ये याद रखना कि जो ये सेल है इसको हम गैल्वेनिक सेल या फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। तो इसका ई नोट वैल्यू, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस सेल का, वो
1.1 होता है, वो भी प्लस में 1.1 वोल्ट होता है, प्लस 1.1 वोल्ट। एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी कि पोटेंशियल है, और एक सेल की खुद की है। अगर एक्सटर्नल वाला जीत जाएगा, एक्सटर्नल वाला अगर जीत गया तो उल्टा हो जाएगा, यानी सेल अब उल्टा काम करेगा। उल्टा मतलब क्या, अभी ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, अब इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट करने लग जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ऐसा अगर हो गया तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो बाहर का एक्सटर्नल है ना, वो कम पड़ जाए लेकिन हमारा ज्यादा हो जाए, ई नोट सेल ज्यादा हो जाए। ऐसा अगर हो गया तो हमारा सेल तो सही है, नॉर्मल है एकदम बिल्कुल, ये अच्छी बात है, यानी कि ये जो है सेल नॉर्मल है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल है, क्योंकि यही तो हम पढ़ रहे हैं, नॉर्मली तो पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल है। और अगर दोनों बराबर हो जाए, कि एक्सटर्नल भी बराबर हो गया, मतलब बाहर वाला एक्सटर्नल भी बराबर हो गया और ई नोट सेल भी बराबर हो गया, दोनों बराबर अगर हो जाए तो भाई इधर और इधर का पोटेंशियल बराबर, तो करंट फ्लो करेगा नहीं, तो इधर हम लिख देंगे नो करंट फ्लो, कोई करंट ही फ्लो नहीं कर पाएगा इसमें। तो ये तीनों कंडीशंस भी याद रखनी है आपको। ये जो साल्ट ब्रिज है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है भाई ये है क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, ये किस चीज से बना होता है, तो ये सब पूछ लिया जाता है, तो उसको देख लेते हैं। ये है क्या, ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, कंटेनिंग, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। देखो जैसे ये इस तरह से होता है, तो इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर भरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि KCl KNO3, ये सब भरा होता है इसके अंदर। तो ये अगार अगार मीडियम में होता है, अगार अगार मीडियम, जैसे पानी में अगर चीनी डालेंगे तो हम बोलेंगे पानी मीडियम है, वैसे KCl और KNO3 को हम डाल देंगे अगार अगार मीडियम में। और अगार अगार मीडियम ये हमें पता है भाई, पढ़ा है कि नहीं अगार अगार के बारे में, नहीं पढ़ा, बायोलॉजी वाले बच्चे को तो पता होना चाहिए, एलगी से आता है अगार अगार। तो इस मीडियम में इसको डाल दिया, और ये इनर्ट है, इनर्ट क्यों है, रिएक्ट नहीं करेगा ना भाई, अगर रिएक्ट कर गया तो ये तो खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, फिर क्या फायदा। अब इसका फंक्शन क्या भाई, क्यों है ये, यहाँ पे कर क्या रहा है ये, तो पहला फंक्शन इसका है प्रिवेंट पैसेज ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट टू अदर, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे Cu2+ जो है यहाँ के सारे वो इधर भाग जाए और इधर के Zn2+ इधर भाग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके इलेक्ट्रोलाइट के पैसेज को रोकता है वो। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं ज्यादा हो गई कम हो गई तो उसको मेंटेन करेगा। दोनों के दोनों बीकर्स को कनेक्ट भी तो कर रहा है, देखो ध्यान से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। अब देखो जब ये प्रोसेस हो रही होती है ना, तो एंड में पता है क्या होता है, कॉपर की जो थिकनेस होती है ना वो बढ़ जाती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, और इस बेचारे की थिकनेस कम हो जाती है, यानी ये पतला हो जाता है और ये मोटा हो जाता है, मतलब इसने इसका सारा खाना खा लिया और ये मोटा तगड़ा हो गया एकदम कॉपर, ऐसा हो जाता है इसके अंदर। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस याद रखना भाई। लेकिन ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके हिसाब से ही देखा जाएगा कि कोई रिड्यूस कर रहा है या ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक सीरीज है बेसिकली, किस चीज की सीरीज, इंक्रीजिंग एसआरपी, एसआरपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन मतलब होता है कि रिडक्शन मतलब कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर लेना, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, उसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और वो स्टैंडर्ड इसलिए लगाया हमने क्योंकि हमने किसी को स्टैंडर्ड माना है, किसको माना है स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड माना है। यानी कि अगर हम ये वैल्यू दे रहे हैं 1 2 3 या 0 पॉइंट कुछ कुछ वैल्यू अगर दे रहे हैं, तो किसके रेफरेंस में दे रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन से अगर कोई कम पे जा रहा है तो हम उसको माइनस में कह दे रहे हैं, कोई ज्यादा पे जा रहा है तो हम उसको प्लस में कह दे रहे हैं। तो रेफरेंस किसको माना, हाइड्रोजन को माना, तो हाइड्रोजन का 0 माना जाता है और उसको हम बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं उसको, उसी के हिसाब से हमने माना है, SHE के हिसाब से ही माना है। आप देखो ये पूरी सीरीज है और ये SRP इंक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है, जैसे देखो माइनस माइनस फिर ये नीचे आ रहा है तो प्लस होता जा रहा है, नंबर तो बढ़ रहा है। इसको ना याद करने की जरूरत है, बस रफली एक बार देख लो आप, बाकी याद हो जाए तो और अच्छी बात है। और एसआरपी की डेफिनेशन क्या है फिर, एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको स्टैंडर्ड माना है आईयूपीएसी ने, वो ऑक्सीडेशन वाला नहीं है, वो रिडक्शन वाला है, तो वो पता होना चाहिए आपको कि जो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड होता है वो इलेक्ट्रोड के जैसा होता है। अब ये होता क्या है, तो ये स्टैंडर्ड इसलिए बोला हमने क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन सॉल्यूशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है 298 केल्विन। देखो ध्यान से समझना, मैं बताऊंगा आप समझ जाओगे अपने आप। देखो जब मैंने एक कंटेनर में कॉपर लिया, कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट इसका सॉल्यूशन है, और इसी में मैंने एक रोड डाली कॉपर की, कॉपर की एक रोड डाली, तो फिर मैंने ये देखा कि टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इसकी टेंडेंसी है उसको मैंने मापा या नापा किस पे, 298 केल्विन 1 atm और 1 मोलर कंसेंट्रेशन लिया था मैंने इसका।
तब जाकर के मैं इसका नाम पढ़ा। मतलब CuSO4 मैंने कितना लिया 1 मोलर, टेम्परेचर कितना कर दिया 298 केल्विन, प्रेशर कितना दे दिया 1 atm। और अब मैं देख रहा हूँ कि इसकी टेंडेंसी क्या है। तो पहले मैंने हाइड्रोजन की देख ली, उसको मैंने 0 मान लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने नापा इसको, तो मेरा ये आया निकल करके प्लस 0.34 वोल्ट। तो मैंने बोल दिया कि भाई हाँ ये तो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इस तरह से मैंने निकाला, स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाली, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड डाला था उसका पोटेंशियल निकाला था, इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और IUPAC ने बोल रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तब क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना, जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है स्टैंडर्ड वाला उसमें माइनस साइन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर एक कमेंट करो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जो लिथियम है उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, मेरे को बताओ। जैसे इसमें आपको दिख रहा है -3.05 वोल्ट, ये तो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। लिथियम का मुझे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कमेंट में बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। हम ये समझते हैं कि यार साइंटिस्ट ने लंबी सी लिस्ट कहाँ है, ये लिस्ट कहाँ है ये लंबी सी लिस्ट तो दे दी, इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसका। तो एप्लीकेशन इसका ये भाई यूज करना है ना इसको, तो यूज कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखो। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन को गेन करना यानी कि खुद वो रिड्यूस हो रहा है, तो सामने वालों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो अगर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, क्यों भाई खुद रिड्यूस हो रहा है, जितना अच्छा खुद रिड्यूस होगा उतना अच्छा सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, यही तो बात है। तो इसीलिए जो इसका पहला एप्लीकेशन है वो है कंपेयर करना ऑक्सीडाइजिंग पावर का। वो ऐसे करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, मैंने बताया, SRP बढ़ना है यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ना, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ना यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना यानी खुद रिड्यूस होना, खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी है, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा, प्रेडिक्ट करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम क्या करते हैं ना, दो रिएक्शंस होती है उसको हम प्लस करके देखते हैं, अगर दोनों का ई नोट, जब ई नोट निकालते हैं, ई नोट अभी आगे निकालना सीखेंगे, जब ई नोट निकालते हैं तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं जो ये रिएक्शन है, ये सेल है, ये सेल फिजिबल है, मतलब ऐसा सेल होना पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोलते हैं फिजिबल नहीं है, यानी नेगेटिव में आता है ई नोट वैल्यू तब। तो ई नोट कभी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो मतलब कि वो जो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन वो फिजिबल नहीं है, यानी हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो रिएक्शन। तीसरा है मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट मिनरल एसिड से, फॉर एग्जांपल सोडियम HCl से अगर रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, तो वो मुझे पता चलेगा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, यानी कि इसके ऊपर के जितने भी सब है ना, सारे बंदे जो भी हाइड्रोजन के ऊपर सारे हैं, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन को हटा देंगे। सोचो ना, देखो मान लो मेरे पास लिथियम है और मेरे पास HCl है, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या देता है, H2 गैस देता है। ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे ऐसे पता चला क्योंकि जो लिथियम है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी मान सकते हो कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ये कम 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 सबसे कम, ऐसे करके ऐसे ही मान सकते हो। तो लिथियम क्या करेगा, हाइड्रोजन इससे नीचे है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, बोलेगा तू यहाँ से जा, और ये Li क्या बना लेगा, LiCl बना लेगा यहाँ पे। तो इस तरह से अब देखो, जो चौथी चीज है वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी यानी कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, जो ऊपर है उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, नेगेटिव है, तो जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगी उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, है ना। यही लिखा है यहाँ पे लो SRP, देखो ये लो है ना, माइनस यानी लो, तो लो SRP यानी कि ज्यादा रिएक्टिव, ऊपर वाले रिएक्टिव होते ही है, वो तो मैंने पहले बता दिया। नंबर 5 पे EMF ऑफ सेल को कैलकुलेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज जो हमें सीखनी है। EMF मतलब ई नोट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का जो पोटेंशियल है EMF है उसको कैलकुलेट कैसे करें, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा, बड़ा आसान फॉर्मूला। देखो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो राइट की तरफ क्या था, देखो इधर हमने ऐसे करके बनाया था, तो ये राइट था, ये लेफ्ट था, इधर कैथोड था और इधर एनोड था, हमने बनाया था ना अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो उसी की बात हो रही है। तो फॉर्मूला तो ER माइनस EL है, ये तो पता है, लेकिन बाकी के फॉर्मूले कैसे लाए, तो देखो राइट साइड में कैथोड था तो R की जगह कैथोड आ गया, लेफ्ट साइड में एनोड था तो एनोड आ गया माइनस एनोड, और यहाँ पे राइट साइड में रिडक्शन हो रहा था, अगर याद हो तो आपको, रिडक्शन हो रहा था और इधर ऑक्सीडेशन हो रहा था। अरे भाई भूल गए क्या इतनी जल्दी, वो ट्रिक अलोन वाली ट्रिक भूल गए क्या, उसी से तो याद करना है। देन इसके बाद तो ऑक्सीडेशन वाली पोटेंशियल एनोड की जगह आएगी, यानी देखो सिंपल सी बात है, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, ER माइनस EL, R से राइट भी होता है, R से रिडक्शन भी होता है।
अब रिडक्शन कहाँ होता है, तो कैथोड पे होता है। मैं तो इस तरह से याद रखता हूँ। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने जो भी सेल पढ़ा था ना गैल्वेनिक सेल, उसको जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं, उसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, उसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वही चीज है ना, नाम तो अलग अलग हो सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। तो ये जो सेल है इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा था। अब मुझे क्या करना है ना, इसका इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ई नोट वैल्यू दे रखी है पहले से इन्होंने, मुझे इसका ई नोट सेल निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, तो भाई मुझे ये बता दो कि आपने राइट साइड किसको रखा है, तो राइट साइड आपने कॉपर को रखा है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, प्लस 0.4, तो प्लस 0.4 रख दिया। माइनस करा मैंने किसको, जो लेफ्ट साइड में कौन है, जिंक, और जिंक का क्या दे रखा है इन्होंने, ई नोट वैल्यू माइनस 0.76, तो वो वैल्यू मैंने डाल दी। अब जब मैंने सॉल्व किया तो 1.1 वोल्ट आ गया। अरे समझ आया कि नहीं बताओ, 1.1 कैसे आया, समझ आया कि नहीं, आसान है ना बड़ा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो फॉर्मूले के थ्रू ई नोट वैल्यू ई नोट सेल की। नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें क्या होता है ना, हम रिलेशन देखते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसेंट्रेशन के बीच में। तो सवाल उठता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बिना काम नहीं चल सकता था क्या, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि देखो जब से हम ई नोट सेल निकाल रहे हैं, ई नोट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है, बट मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तब कंसंट्रेशन चेंज हो जाते हैं जनरली। देखो 298 केल्विन 298 केल्विन और 1 एटीएम यही था स्टैंडर्ड कंडीशन, और 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो भाई मोलर जो है वो तो चेंज हो सकता है ना, यानी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती क्या, हो सकता है 0.1 दे दे, कुछ भी कंसंट्रेशन दे दे, तब हम क्या करेंगे, तब क्या हम छोड़ के आ जाएंगे सवाल, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। जबकि 298 केल्विन और 1 एटीएम तो ज्यादातर हर जगह कांस्टेंट ही होता है, उसको नहीं छेड़छाड़ करते उतना। तो कंसंट्रेशन में हम रिलेशन देखते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, तो उसका रिलेशन क्या, देखो अगर मुझे किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना है, स्टैंडर्ड पे नहीं ऐसी बात कर रहा हूँ, ईएमएफ अगर निकालना है बिना स्टैंडर्ड के, तो मैं क्या करूंगा, जो स्टैंडर्ड वाला दे रखा है उन्होंने वो, उसमें से माइनस करूंगा 0.059 बटे एन। एन क्या है, बेसिकली आप चार्ज समझ सकते हो, ठीक है। लॉग ऑक्सीडेशन पे जो है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी कंसेंट्रेशन रखनी है यहाँ पे, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी कंसेंट्रेशन रखनी है यहाँ पे नीचे। ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। बाकी आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद रखने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल। देखो माइनस वैल्यू आ जाती है जब डेल्टा जी की, तो हमें पता है कि वो स्पॉन्टेनियस के लिए होता है, मतलब फिजिबल हो जाता है बेसिकली, मतलब पॉसिबल है वो। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। अगर सिर्फ डेल्टा जी निकालना होगा ना, तो यहाँ से नोट जो है ना ये हटा देना, ये जब ये नोट हटा दोगे, यानी मैं कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ डेल्टा जी निकालना हो तो आप माइनस एन एफ ई सेल कर लेना, ठीक है, ई नोट वाली चीज हट जाएगी, ऐसे होगा। उसके बाद ये कभी कभी लॉग केसी भी पूछ लेते हैं, तो लॉग केसी कैसे निकालोगे, एन ई नोट सेल अपॉन में 0.0591, ये जो 0.0591 है ना, कैलकुलेशंस के लिए आप इसको 0.06 भी ले सकते हो। अब भाई ऐसे तो समझ में आने नहीं वाला कि फॉर्मूला बताया और निकल गए। ऐसा करते हैं इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं तो समझ आएगा आपको। एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसमें तीनों फॉर्मूले यूज कर लेंगे और फिर इसको समझ लेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें ना सिर्फ सेल दे दी, सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया और कह रहा है कि ईएमएफ कैलकुलेट कर दो 298 केल्विन पे। आपको ई नोट दे रखा है कॉपर का और जिंक का, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है इन दोनों का। तो कैसे करेंगे इसको, अगर आपको आता है तो आप पॉज करके सॉल्व करो पहले तो। चलो अब मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको। तो इसको करने का तरीका क्या है, हमें क्या पता करना है, ईएमएफ, और ईएमएफ का फॉर्मूला मुझे आता है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.06 ले लेते हैं उसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अपॉन में एन, और यहाँ पे क्या था, लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन अगर आप ध्यान से देखो तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक Zn2+ में जा रहा है, तो इसका हमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका उसका हमें कंसेंट्रेशन रखना होता है, और कुछ मत रखना, कंसेंट्रेशन ही रखते हैं 0.01, और नीचे अपॉन में जिसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये Cu2+ से Cu में जा रहा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम नीचे रखेंगे, यानी 0.1। तो अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, बस इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक बात बताओ, आपको ई नोट सेल तो दे नहीं रखा, तो भाई नहीं दे रखा तो निकाल लेते हैं ई नोट सेल। अगर हमें ये चीज दे रखी है तो ई नोट सेल हमें निकालना आता नहीं है क्या, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। राइट में क्या है, कॉपर 2+ है, और कॉपर का कितना दे रखा है इन्होंने 0.34, माइनस लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में तो जिंक है, और जिंक का इन्होंने ई नोट दे रखा है माइनस 0.76। तो अब इसको सॉल्व करो, 1.1 वोल्ट आ जाएगा। भाई इसको तो याद ही रखना है 1.1 वोल्ट, ठीक है। अब इसको निकाल लिया, अब इस वैल्यू को यहाँ डाल दो ई नोट में, 1.1
माइनस 0.06, ये n की जगह क्या आएगा, तो n की जगह ध्यान से देखो, जब ऑक्सीडेशन हो रहा था या रिडक्शन हो रहा था तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, 2 का, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो n क्या होता है ये भी लिख लो कहीं पे भाई, तो भूल जाओगे। n मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या फिर आप बोल सकते हो चार्ज, कि चार्ज कितना है उस पर, इस तरह से बोल सकते हो आप। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे लॉग, ये 10 की पावर, देखो ध्यान से देखो, ये 10 की पावर -2 हो जाएगा और ये 10 की पावर -1 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर ये ओवरऑल कैसा दिखेगा, 10 की पावर -2 + 1, यानी कि ये दिखेगा 10 की पावर -1 जैसा, है ना। और अगर 10 की पावर -1 आ गया है यहाँ पे, तो अब खुद सोच के बताना, 1.1 माइनस इसको डिवाइड करते हैं, 0.03 आ गया। और अगर log 10-1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 1/10, यानी कि ऐसे लिख सकता हूँ log 1 माइनस log 10, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 0 - 1, यानी कि -1। तो इसकी जगह क्या आ गया, log 10 की पावर -1 की जगह -1। ये तो बेसिक चीज है, तो आपको आता ही होगा। मल्टीप्लाई -1, 1.1 प्लस इसको इससे किया तो 0.03, फिर इसके बाद प्लस कर दिया तो 1.13 वोल्ट, और ये आ गया आपका सेल का ईएमएफ जो भी इन्होंने पूछा था। अब अगर डेल्टा जी पूछेंगे, डेल्टा जी भी पूछ रखा है इन्होंने, मैंने लिखा नहीं है बट मैं बता देता हूँ कि डेल्टा जी नोट अगर इन्होंने पूछा है तो डेल्टा जी नोट कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी भी पूछ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, डेल्टा जी नोट कैसे निकालेंगे, तो हमें ई नोट तो पता है इसका, ये वाला फॉर्मूला रहेगा ना, एन एफ ई नोट सेल। तो एन कितना है 2 मल्टीप्लाई एफ कितना होता है 96,500 लगभग, मल्टीप्लाई ई नोट सेल कितना है 1.1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जूल पर मोल में, जूल पर मोल में आंसर आएगा। बाकी ज्यादा आ जाएगा तो 1000 से डिवाइड कर देना तो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो इसका आंसर यार मुझे आप ना कॉमेंट में बताओ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ाया जा रहा हूँ आप पढ़ नहीं रहे, सॉल्व भी नहीं कर रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। अब मान लो इन्होंने पूछा कि मुझे बताओ लॉग केसी, तो लॉग केसी क्या होता है, एन ई नोट सेल 0.06 ले लो आप इसकी जगह, तो n की जगह 2 रखेंगे, ई नोट सेल क्या है 1.1 और 0.06, तो इसको सॉल्व करो, ये 0.03 बन गया, फिर इसके बाद दो पॉइंट आगे ले लो 110 बन गया और ये 3 बन गया। तो इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लगभग कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, फिर 2 इधर जाएगा, लगभग 37 से थोड़ा सा नीचे आएगा आपका आंसर। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीनों चीज हमने इस अकेले सवाल में निकाल ली। इसको ये ना जो ये सवाल है ना एक्चुअल में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको मजाक का मतलब, मैंने पहले ऐसे बोला था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले ये आ रखा है डिफरेंट एग्जाम में आ रखा है पहले। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ टर्म्स देखने हैं आपको जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो रेसिस्टेंस तो हमने पढ़ा हुआ है भाई, 10th क्लास में बचपन में हमने पहले पढ़ा हुआ है। रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, तो इसमें जो रो होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। यहाँ से सवाल भी नहीं आता, इतना आ गया तो बाय चांस अच्छी बात है अगर आ गया तो। और इसकी यूनिट क्या होगा ये तो हमने पढ़ा है, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है, बाकी रेसिस्टेंस को तो ओम से नापा जाता है। फिर उसके बाद कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस ये नई चीज आई है। कंडक्टेंस क्या होता है, आप जब रेसिस्टेंस का इनवर्स कर देते हो यानी 1/r कर देते हो तो उसको हम कहते हैं क्या, कंडक्टेंस। तो G बराबर 1/r, और इसकी फॉर्मूले को उल्टा कर दो, रो एल बाई ए कर दिया, सेम फॉर्मूला। अब देखो मैंने करा क्या है, 1/रो को अलग लिख लिया, क्योंकि इस 1/रो को हम कहते हैं के। के मतलब होता है कंडक्टिविटी, यानी कि कप्पा बोलते हैं इसको हम। के जो है ये एक्चुअल में के नहीं होता है, ये कप्पा होता है, कप्पा इसका सिंबल होता है। देखो के तो ये होता है नॉर्मल, लेकिन ये कप्पा होता है, ये के होके थोड़ा सा मुड़ जाता है यहाँ से, तो वो कप्पा है। तो 1/रो क्या होता है, वो होता है कप्पा। और A/L जो है ना, जो A/L वो हर एक सेल के लिए कांस्टेंट होता है, इसलिए उसको हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको हम G स्टार से दिखाते हैं, तो G स्टार क्या है यहाँ पे, सेल कांस्टेंट, क्योंकि A/L का रेशियो हर एक सेल के लिए सेम होता है, इसीलिए उसको सेल कांस्टेंट कहा जाता है।
जैसे अगर कोई एक सेल है तो उसका वो आप चेंज नहीं कर सकते सेल कांस्टेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो A/L जो है वो G स्टार हो गया, K ये रहा और ये तो G आ ही रहा था यहाँ से। और जो G है, G की यूनिट जो है वो ओम इनवर्स हो जाती है, ओम की पावर -1, जिसको हम साइमन भी बोलते हैं, एस भी कहते हैं या फिर ओम इनवर्स कहते हैं। फिर उसके बाद अब ये देखते हैं K जो है उसको हम कंडक्टिविटी तो बोलते हैं, उसका दूसरा नाम भी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो जैसे वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था वैसे ही रेसिस्टिविटी, और वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हो गया। बाकी यूनिट की बात करें तो ओम मीटर था, दोनों पे -1 लगा दो वो इसकी यूनिट आ जाएगी, यानी कि ओम इनवर्स को तो हम साइमन कहते हैं, तो साइमन पर मीटर, या फिर छोटी छोटी यूनिट वैसे नापी जाती है तो साइमन पर सेंटीमीटर में इसको नापा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, और इसको ओम सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। क्योंकि भाई केमिस्ट्री में तो सेल्स की बात हो रही है, सेल्स में हर चीज छोटी छोटी नहीं होगी, इतनी बड़ी थोड़ी ना होगी मीटर में, नहीं, तो इसीलिए हम उसको सेंटीमीटर में ज्यादातर नापते हैं। बाकी ऐसा यूनिट के फॉर्म में आप ऐसे ही याद रखो। तो कंडक्टिविटी जो है उसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला देखना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है G बराबर कप्पा इंटू A/L, ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर मान लो मैंने इस एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया और लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि जो जिस यूनिट से नापा जाता है केमिस्ट्री के अंदर उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको कर दिया और इसको 1 कर दिया, दोनों यूनिट कर दिया, एक एक कर दिया दोनों की वैल्यू। अगर दोनों एक एक आ गया तो क्या ये और ये इसके बराबर आ जाएगा, मतलब कि G K के बराबर आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो 1 1 हो गए, वो तो हट गए, तो G और K बराबर आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी होता है या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है जब हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं और 1 सेंटीमीटर की हम लेंथ लेते हैं किसी भी चीज की। देखो जैसे मान लो ये आयंस है, तो हमने क्या किया ना, इसके अंदर आयन के अंदर एक क्यूब हमने एज्यूम करा कि कोई क्यूब है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इधर से, और लेंथ जो है उसकी 1 सेंटीमीटर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी आयंस फंस गए, मतलब इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये जो क्यूब है इसमें जितने भी आयंस आ गए, अब जितने भी आयंस है उसकी जो कंडक्टेंस है उस कंडक्टेंस को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। आया समझ, मतलब एक क्यूब है, उस क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस क्यूब में जितने आयन फंस रहे हैं उसकी जो कंडक्टेंस है उसको हम कह रहे हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, यही डेफिनेशन भी है, इट इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस प्रेजेंट है। देन उसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी तो हमें पता है क्या होता है, जब उसको हम मोलर से डिवाइड कर देते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। उसको ऐसे इस तरीके से दर्शाते हैं या फिर C करके भी दर्शाते हैं, किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे C का मतलब है। तो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो अगर किसी जगह पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो इसके अंदर कितनी कंडक्टिंग पावर है भाई, उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। एक मोल में जितनी कंडक्टिंग पावर है उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको ना एक बार अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको सारी चीजें अच्छे समझ आ जाए। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, मतलब मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, इस पे क्या फर्क पड़ता है। डाइल्यूशन करते हैं यानी कि और पानी डालते रहते हैं तो, और कंसंट्रेशन करते रहते हैं तो, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो इस टॉपिक को ना बहुत ध्यान से सुनना, आपको अपने आप सारी चीजें समझ आ जाएगी। अगर आपको सारी की सारी कहानी समझ आ जाएगी इसमें हो क्या रहा है, डाइल्यूशन पे क्या होता है, कंसंट्रेशन, सब समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनना बस मेरी बात। देखो हम एक काम करने वाले हैं, मैं एक बीकर लेने वाला हूँ, बीकर, और मैं इसमें क्या करूंगा, इस बीकर में मैं डालूंगा एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग सॉल्यूशन समझते हैं, इसमें बिजली, इसमें बिजली पास हो सकती है ना, ऐसा कुछ है। तो अब देखना ये जो सॉल्यूशन है ये है 1 मोल, ये 1 मोल है। अब मैंने क्या किया ना, इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह घेर ली, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है ये। अब देखना इसको ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, इसमें जो ये पानी पानी से दिख रहा है इसको हटाते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। देखना मान लो ये बीकर है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला ये रहा क्यूब, ये मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि भाई जो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है उसमें ये कहा जाता है ना कि जो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए मैं क्यूब बना रहा हूँ। तो ये क्यूब बना रहा हूं मैं, इसमें देखना ध्यान से, अब समझो, बड़ा आसान हो जाएगा समझना। अब इन्होंने करा क्या है, इन्होंने पानी डाल दिया,
एक बार ये देखते हैं कि पानी डालने से पहले क्या स्थिति थी। पानी डालने से पहले कुछ ऐसा था ना कि यहाँ पे 1 2 3 4 आयन थे और इधर भी कुछ कुछ थे, है ना, इधर भी कुछ कुछ थे। और पानी क्योंकि यहाँ तक ही है अब, तो यहीं तक सारे आयन्स थे, है ना, यहाँ तक समझ आया। अभी इन्होंने डाइल्यूट नहीं करा, अभी इन्होंने ऐसे सॉल्यूशन रखा हुआ है सिंपल, कुछ नहीं करा। अब इनका मन किया यार एक काम करते इसमें पानी डालते, थोड़ा पानी डाला है ना डाइल्यूशन करना, तो डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो आयन है ये बिंदु बिंदु जैसे जो है ये बिंदु बिंदु वाले ये आयन क्या होगा, पानी ज्यादा हो जाएगा तो पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, पानी का लेवल यहाँ तक आ गया तो आयन और भी दूर दूर फैल गए, और भी दूर दूर फैल गए। तो इसमें के जो आयन है जो 4 थे, अब उसमें 1 2 ही बचे अंदर, बाकी सब बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए, वो भाई डाइल्यूशन बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो पानी बढ़ने से क्या हुआ, आयंस जो है सारे के सारे और ज्यादा जगह, मतलब उनको फैली जगह मिल गई ना कि वो फैल सकते हैं बड़े आसानी से, तो आयंस पूरे में फैल गए, है ना। और ये पूरा क्या है, ये पूरा 1 मोल से ज्यादा हो गया ना, 1 मोल, लगभग 1 मोल कह सकते हैं, मतलब ज्यादा डाइल्यूट नहीं करा हमने, थोड़ा सा करा है, ठीक है, ऐसा मान के चलो। तो आयंस फैल गए, है ना। जबकि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसमें ध्यान से देखो, आयन कहाँ पहले 4 थे, लेकिन वो फैलने के चक्कर में 2 आयन बाहर भाग गए। अगर 2 आयन बाहर भाग गए तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी, आयंस की वजह से होगी। भाई जितने ज्यादा आयंस होंगे, 4 आयंस थे तो कंडक्टेंस ज्यादा थी, बट यहाँ पे तो अब 2 ही आयन बचे हैं, 2 तो बाहर भाग गए ना, तो कंडक्टेंस इसकी कम हो गई, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस कम हो गए क्योंकि यहाँ से आयंस भाग गए, तो इसके अंदर जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस इसकी कम हो गई, यानी कि क्यों कम हो गई, क्योंकि आयंस कम हो गए, 4 से 2 हो गए तो कंडक्टेंस कम हो गई 1 सेंटीमीटर क्यूब में। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्शन का कम होना ही तो कप्पा कहलाता है। पता है कि जो कंडक्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, उसको हम कप्पा कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सब समझ आ जाएगा। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 आयन थे तो 4 लोग कंडक्टिविटी कर रहे थे, कंडक्टेंस बढ़ा रहे थे, बट अब सिर्फ 2 आयंस बचे तो अब 2 ही बढ़ा पा रहे हैं कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस जो है वो कम हो गई। 4 की पावर ज्यादा होगी ना, 2 क्या कर पाएंगे बेचारे, 2 कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस 4 से 2 हो गए, यानी कि आयंस कम हो गए, यानी कि कंडक्टेंस कम हो गया, यानी कि इसी को तो हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टेंस कम होना, यानी इसी को तो हम कहते हैं कप्पा, यानी कि कंडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी कप्पा डिक्रीज हो गई, है ना, समझ आ गया। देखो डेफिनेशन क्या कहती है कप्पा की, वो कहती है कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऑल आयंस क्या भाई, पहले 4 थे अब 2 रह गए, तो कंडक्टेंस तुमने कम कर दी, तुमने तो गलत कर दिया ये काम तुम्हें करना नहीं चाहिए था, तुमने गलत कर दिया। डाइल्यूशन करके तुमने इसकी जो आयंस है उसको बाहर फेंक के तुमने कप्पा को डिक्रीज कर दिया। तो डाइल्यूशन करने से कप्पा यानी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। देखो ये लिखा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो गए। हाँ हो गए, क्यों भाई, भाग गए ना सारे के सारे, 4 थे अब 2 भाग गए उसमें से, तो भाग गए वो, इसलिए डिक्रीज हो गई नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक क्यूब में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से कप्पा डिक्रीज हो गया। क्यों हो गया कप्पा डिक्रीज, क्योंकि कप्पा तो ये देखता है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन है, उसकी कंडक्टेंस देखता है ना, ऐसे थोड़ी ना कि सबकी देखेगा, वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले की ही देखता है। अब देखो कप्पा तो आपको समझ आ गया, कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है डाइल्यूशन से। बाकी दूसरा जो है वो है मोलर कंडक्टिविटी, उसको समझते हैं ध्यान से। तो याद करो वो टाइम जब इन्होंने पानी जो है कम था, यहां तक था, तो आयन पास पास थे, है ना, तो वो 1 मोल था, और अब भी ये 1 मोल है, बस थोड़ा सा बढ़ा है इन्होंने, डाइल्यूशन थोड़ा सा करा, ज्यादा नहीं करा। तो अब क्या होगा, आयंस दूर दूर फैल गए, दूर दूर फैल गए, तो लगभग 1 मोल है। तो उसी 1 मोल में अब मान लो ये जो पूरी जगह है, ये पूरी जगह, ये जगह 1 मोल है, तो भाई आयंस बढ़ नहीं गए, इसमें बढ़ गए ना आयंस, आयंस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। देखो फिर से समझना, फिर से समझना, फिर से, जब मैंने डाइल्यूशन करता हूं, जब मैं डाइल्यूशन करता हूं तो जो आयंस होते हैं वो और ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, और ज्यादा बढ़ते हैं। आयंस जब बढ़ जाते हैं तो भाई इतने ज्यादा आयंस हो गए, तो 1 मोल जगह में पहले कम आयन थे, लेकिन अब पानी डालने के बाद और भी ज्यादा आयंस हो गए, बढ़ गए ना, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए 1 मोल में।
तो 1 मोल में नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, तो यानी कि 1 मोल में नंबर ऑफ आयंस क्या होता है, ये मोलर कंडक्टिविटी होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन, जितने भी आयंस 1 मोल के अंदर है ना, देखो 1 मोल के अंदर ज्यादा आयन हो गए, पहले कम थे, यहाँ पे 1 मोल की बात हो रही है, 1 मोल में आयन ज्यादा हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते हो यानी डाइल्यूशन करते जाते हो ना, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाता है। नंबर ऑफ आयंस आप ऐसा समझो, नंबर ऑफ आयंस इस तरह से बढ़ रहा है कि क्यूब से बाहर भाग रहा है और बाकी सब में फैल जा रहा है। बस आपको अपने आप ही याद हो जाएगा ये स्टोरी क्या है, इसके पीछे पूरी कहानी। तो यानी कि होगा क्या, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, तो इन्होंने यही बोला है कि ऑल द आयंस, 1 मोल में कितने आयंस है, जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी। तो डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। देखो इसको मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की, अगर आपको नहीं समझ आया तो पीछे जाके फिर से समझो, क्योंकि इसको अपने वर्ड में कैसे लिखना है वो एग्जाम में आ सकता है। और इसके ना जो एनसीईआरटी में जो इसका लाइन दे रखा है ना, उसको पढ़ लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है एग्जाम में आने के चांस है इसके। अब देखो डाइल्यूशन की तो बात कर ली हमने, अगर मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन होता कि ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन कर रहे थे यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे थे अगर, तब क्या हो रहा होता, खुद सोचो तब क्या हो रहा था। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे थे, कुछ नहीं, जस्ट इसका ऑपोजिट करके आ जाना। कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चीज मैंने बोला उसका उल्टा कर देना। अब मैं बोलूंगा नहीं तो आप वो भूल जाओगे जो मैंने आपको असली भी बताया। तो आप सिर्फ एक चीज याद रखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का पूछेंगे तो उसको आप अपने मर्जी से खुद लिख दोगे। डाइल्यूशन का याद रखो कि भाई डाइल्यूशन करा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब से कुछ आयंस भाग गए, कुछ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब से भागना यानी कि कप्पा का डिक्रीज होना, यानी कि आयंस यहाँ पे सारे आ गए, आयंस यहाँ पे सारे आ गए, तो ये यानी कि लैम्डा मोलर इंक्रीज हो गया, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई इसकी। बस ये याद रखो डाइल्यूशन वाली। अब हम एक काम करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, कप्पा की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में उससे कैसे फर्क पड़ता है, क्या होता है हालत जब डाइल्यूट करते हैं। तो ध्यान से सुनना है इसको, ये भी वैसे टॉपिक है, समझ आ जाएगा आपको बड़े आसानी से। जब आपने भाई पिछले वाला समझ लिया तो ये नहीं समझ आ जाएगा, बड़ा आसान है ये भी। देखो आप क्या करते हो, डाइल्यूशन करते हो यानी आप पानी देते रहते हो, किसी कोई बीकर है, किसी बीकर में बहुत सारे आयंस हैं, आप पानी दे रहे हो तो आयंस बढ़ेंगे, ये बात हमें पता चल चुकी है ना। बट किस में आयंस बढ़ेंगे भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि स्ट्रॉन्ग में, ये तो हमने बात करी नहीं, ये तो अपने बात हमने सीधा बोल दिया कि आयंस बढ़ रहे हैं। तो किस में भाई, इसमें दो अलग अलग सेपरेट करके देखना पड़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग करके देखना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा। तो देखो ध्यान से सुनना आप, जो बीकर है उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़े, क्यों बढ़े, ध्यान से सोचना क्यों बढ़े। और एक जगह ऐसा भी होगा जहां नहीं बढ़ेंगे, अब आप कंफ्यूज मत होना भाई, देखो ध्यान से सुनो कि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। मैं समझाता हूँ, देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ CH3COOH का, मैंने एग्जांपल लिया CH3COO, ले लेते हैं Na थोड़ी देर के लिए, तो भाई ये ना टूटेगा CH3COO माइनस और Na+ में। तो अब होने ये वाला है कि भाई ये जो है ऐसा तो नहीं कि पूरा डिसोसिएट हो गया, ये तो रिएक्शन आगे पीछे हो रही होती है ना, यानी कि पहले 1% डिसोसिएशन होता है, फिर 2%, थोड़ा थोड़ा करके होता है। और वो बढ़ता क्यों रहता है, वो आयंस क्यों बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाते हो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा होता है कि जब आप डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते रहते हैं भाई, कॉन्टिन्यूसली लगातार। मतलब थोड़ा पानी डाला तो 1% डिसोसिएशन, फिर पानी डाला 2% डिसोसिएशन, ऐसे कर करके पानी डालते जाओ और कभी ना कभी, हालांकि होता नहीं ऐसा, बट हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसा हमने अज्यूम करा है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है उस पे क्या होता है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, ऐसा हमने मान लिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। हालांकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कौन करेगा, मतलब सोचो आप खुद ही, एक जगह चीनी रखी और आप पानी इतना सारा पूरी दुनिया का पानी डाल दोगे क्या, इनफाइनाइट का मतलब यही हुआ ना। तो इन्होंने एक ऐसी कंडीशन अज्यूम करी है। अब देखो जब हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते जाते हैं लगातार, यहां तक समझ आ रहा है ना। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं भाई, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वो डिसोसिएट होता जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स मोर एंड मोर, और ज्यादा डिसोसिएट, पानी डालो और डिसोसिएट, पानी डालो और डिसोसिएट, पानी डालो और डिसोसिएट, ऐसे वो होता जाता है। बट सुनो,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता, जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है, जैसे मान लो हमने लिया NaCl, मान लो मैंने लिया NaCl, तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो जैसे ही भाई जाएगा ना, मतलब जैसे ही पानी में जाएगा, हल्का सा भी उसको कुछ मिल गया एक्वा सॉल्यूशन, भाई वो तो अपने आप को टुकड़े कर लेगा, तोड़ लेगा, वो डिकम्पोज कर लेगा, Na+ और Cl- में तोड़ लेगा अपने आप को। तो अब उसको, अब पानी डालो उसमें, अब डालो, कोई फायदा होने वाला है? नहीं होने वाला। क्यों? भाई हो गया ना 100% डिसोसिएशन। अब क्या होगा इससे ज्यादा? मतलब जब आपने अगर इसको थोड़ा सा भी एक्वा सॉल्यूशन जब दिया था शुरू में, तभी वो 100% डिसोसिएट हो गया था। अब पानी डाल के क्या करोगे? 200% 300% करोगे क्या? 100% से ज्यादा कुछ होता है नहीं, तो वो डिसोसिएट अब होगा ही नहीं। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस नॉट इंक्रीज आफ्टर 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन हो गया भाई, इससे ज्यादा क्या होगा? वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं हो रहा था 100%, तो हम करते जा रहे थे इन्फिनाइट तक, लेकिन इसमें तो भाई हो गया ना। अब क्या कर रहे हो 100% डिसोसिएशन के बाद? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डालते जाओ। आप मोलर कंडक्टिविटी को, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी वो बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली अब तो, क्यों? 100% डिसोसिएशन हो गया। तो यहाँ पे ना एक ग्राफ बनने वाला, देखना आप, बड़ा अमेजिंग सा ग्राफ बनेगा। पहले आप एक चीज समझो छोटी सी, कि जो C होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, ये बताए। तो √C क्या होगा? वो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, बस कॉन्सेंट्रेशन का अंडर रूट हो गया। तो आपको ये बात पता है कि मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं, कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने बढ़ाई तो इसका मतलब डाइल्यूशन कम होगा, है ना? ये बात पता है आपको, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो डाइल्यूशन कम होगा। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करता हूं तो इसका मतलब है डाइल्यूशन ज्यादा। भाई ये तो बेसिक सी चीज है, बेसिक चीज है कि नहीं? मतलब आप डाइल्यूट करते रहते हो, पानी डालते रहते हो, इसका मतलब क्या है? आप कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, ग्राफ किस चीज का? ग्राफ मैं बनाऊंगा आपके सामने, लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और √C का ये ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, देख लेना, MCQ में आ सकता है। तो इसमें होगा क्या? देखो, ये तो हाईएस्ट वैल्यू, देखो ऐसे ही होता है ना, 0 मान लो 1 2 3 4 5, तो इधर बढ़ रहा है, √C इधर बढ़ रहा है, √C यानी कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ रहा है। बट मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ाना चाहता, मैं तो डाइल्यूशन बढ़ाना चाहता हूँ। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या? मैं कॉन्सेंट्रेशन को टाइम टू टाइम कम करना चाहता हूँ, है ना? यही मतलब है, मैं कॉन्सेंट्रेशन को टाइम टू टाइम कम करना चाहता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पे। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? डाइल्यूशन ना के बराबर। अगर ना के बराबर डाइल्यूशन है तो मैंने ये देखा ना कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम है, कम है, एकदम कम है। ये बात तो आपको पता है ना कि भाई जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आयंस बढ़ जाते हैं। ये तो हम अभी भी देख के आए हैं। तो अब जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा, इधर जाने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कम करना, यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाना। तो जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाता जाता हूँ, पता है क्या देखता हूँ मैं ये देखता हूँ कि भाई ये है ना, ये इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी लैम्डा एम बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। और एक ऐसी जगह आ रही है जो कि मैं मानता हूं कि इनफाइनाइट पे आ रही है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे एक ऐसी जगह आ रही है जहां पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। ये तो हमने देखा वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ये वाला सीन कि हम जैसे से डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो लैम्डा एम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमने देखा था ना 1% 2% 3% ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो, जैसे जैसे डाइल्यूट करता जाता है लैम्डा एम बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता, बढ़ता है, लेकिन बस बढ़ गया, अब इसके बाद नहीं बढ़ेगा। यानी अब ये जगह जो है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको जीरो कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन जीरो यानी कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट, समझे? कॉन्सेंट्रेशन जीरो यानी कि इसको हम बोलते हैं लैम्डा एम नॉट, नॉट यानी जीरो। इसको लैम्डा एम नॉट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी दर्शाते हैं लैम्डा एम इन्फिनिट। इन्फिनिट क्यों? इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। भाई बात तो वही है ना, जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जीरो। बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल सी तो बात है ये।
तो इसको ये जो लैम्डा एम नॉट है या लैम्डा एम इंफिनिटी है, यहां पे जाकर के ग्राफ टकराता है लैम्डा एम इंफिनिटी पे, यानी इंफिनिटी पे जाकर के ये पूरा मतलब मान के चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है क्या जो हम देख रहे हैं, जीरो कंसेंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहां पे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आया कैसे, कहां से आया भाई? लिमिटिंग मतलब क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए इसको लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इंफिनिटी से दर्शाते हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। भाई अगर समझ आ गया होगा तो कमेंट करके बता देना, पता है अंदर से एनर्जी आती है कि आपके लिए और कुछ करना है। जब आप ऐसे कमेंट करते हो कि मुझे समझ आ गया तो बहुत अच्छा लगता है। अब देखो जो हमने पीछे ग्राफ बनाया था वो ग्राफ कैसा बन रहा था, वो लैम्डा एम और अंडर रूट सी का जो ग्राफ था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे बन रहा था। कैसे? इस तरह से देखो, ये इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा था ना, यानी इसका मतलब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये लाइन तो कभी इससे इस वाली लाइन से टच ही नहीं कर रही। अगर टच ही नहीं कर रही तो हम कैसे निकालेंगे लैम्डा नोट एम? नहीं निकाल पाएंगे भाई। जब ये इस पे कट कर रही थी, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कट कर जा रही थी, तो ये जो जगह है ये लैम्डा एम नोट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बट ये तो इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है। तो क्या मैं इन्फिनिटी पे जाऊं इसको कैलकुलेट करने के लिए? नहीं ना। तो मैं क्या करूं इसके लिए? अब मैं तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए प्यारे से, उन्होंने बोला कि यार इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जब भी कंफ्यूज होते हो तो साइंटिस्ट हम है ना मदद करने के लिए। साइंटिस्ट कहते हैं हम है मदद करने के लिए, हम करेंगे आपकी मदद। तो कोलरोस चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये लो एक नियम, इस नियम को पकड़ो और तुम कुछ भी करो इससे। कुछ भी करो का मतलब ये नहीं कि खेलने लग जाओ, मतलब तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो लैम्डा एम नोट को, जो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे ना इस ग्राफ में पिछली चीज की वजह से, लेकिन अब आप कर लोगे कैलकुलेट। ये लो क्या होता है? कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन भी कहते हैं इसको, यानी कि जो आयन है उसका माइग्रेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट तरीके से। इसकी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं एग्जाम में। स्टेटमेंट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अज्यूम कर लेते हैं, मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। देखो स्टेटमेंट आपको अभी याद हो जाएगी अपने थोड़ी देर में। देखो मान लो मैंने लिया एक NaCl इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, कोई सा भी ले सकते हैं अपनी मर्जी है, ठीक है, वीक स्ट्रॉन्ग कुछ भी ले सकते हैं। तो उसमें होता यह है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लैम्डा एम नॉट से दर्शाते हैं, बराबर लैम्डा लिमिटिंग मोलर जो है वो कैटायन का, लिमिटिंग मोलर यानी नोट लगाऊंगा, प्लस जो लिमिटिंग मोलर है एनायन का, उसको प्लस कर देना है, इंडिविजुअल को प्लस कर देना है। मतलब देखो यही लिखा हुआ है, लिखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल यानी अलग अलग अकेले कंट्रीब्यूशन एनायन एंड कैटायन का। आया समझ? स्टेटमेंट याद हो गई कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे याद करोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ कैटायन एंड एनायन मोलर कंडक्टिविटी। इस तरह से याद कर सकते हो। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मान लो मेरे से पूछा किसी ने कि यार एक काम कर, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है तू NaCl की बता दे, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई तू मुझे ये बता कैटायन कौन सा है। नहीं बताएगा, मुझे पता है कैटायन कौन सा, ले कैटायन Na+ है, तो मैं Na+ की मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग वाली, और एनायन कौन सा है Cl- उसकी लिमिटिंग वाली, दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। यही बोला कोलरोस ने सिंपल तरीके से। इसका एप्लीकेशन क्या है? इस लॉ का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन तो पहला हम देख ही चुके हैं कि जो हम लैम्डा एम नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, हम वो भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दूसरी चीज हम इससे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अरे वाह, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कोई चीज मान लो CH3COONA है, वो अगर डिसोसिएट हो रही है तो कितनी % डिसोसिएट होगा ये भी पता चल जाएगा हमें, अल्फा से पता चल जाता है वो। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया इन्होंने बोला आप मोलर कंडक्टिविटी को जानते हो? मोलर कंडक्टिविटी जो है वो चाचा का लड़का है चाचा का लड़का नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी जो है उसको डिवाइड कर दो आप लैम्डा एम नॉट से, यानी ऊपर आप लो मोलर वाली और नीचे लो लिमिटिंग वाली, और दोनों को डिवाइड कर दो, आपका अल्फा आ जाएगा। और हम एक और काम कर सकते हैं इससे,
डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, यानी केसी। केसी के लिए फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे बड़े आसानी से, सिंपल तरीके से। तो इसके एप्लीकेशन भी भाई, इस पे सवाल भी आ सकता है एग्जाम में, आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। कभी कभी देखो नीट में एक बहुत भयंकर फॉर्मूला आया था, बताओ मैं क्या फॉर्मूला था वो। ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख के देखना, लैम्डा एम नोट, अल्फा यहाँ रख के देखना, लैम्डा एम स्क्वायर लैम्डा एम नोट स्क्वायर ऐसे कुछ आ जाएगा, और 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नोट ऐसे कुछ आ जाएगा, भयंकर सा फॉर्मूला। यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ से लेकर के इसमें डाल दी थी उन्होंने, तो नीट में ऐसा हुआ था इस तरह से। क्वेश्चन पूछा है, ये पीवाईक्यूज का सवाल है, पहले तो ये समझना, ये सजेस्ट करना है, मतलब इन्हें तरीका बताना है कि हम लैम्डा एम H2O वाटर का कैसे पता लगाएं। जो H2O है वो H प्लस और OH माइनस है, तो क्या हो अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो कि एक्स्ट्रा हो। एक्स्ट्रा इन द सेंस, मान लो हमारे पास, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तो जब भी आ पाएगा आपको जब आपने सॉल्यूशन देखा हो, सही बोलो तो ऐसा क्वेश्चन है ये। कैसे, देखो अगर मान लो मेरे पास NaCl का दे रखा है उन्होंने, और मेरे को उन्होंने HCl का भी दे रखा है और NaOH का दे रखा है, तो अगर मुझे ये तीनों पता होगा तो इन तीनों आयंस में खास बात क्या है कि इसमें H और OH दोनों ही है। देखो ये रहा H, इसके पास H है, इसके पास OH है ना, और सोडियम एक्स्ट्रा है और क्लोरीन एक्स्ट्रा है। क्या हम एक काम कर सकते हैं, NaCl को मैं क्या लिख सकता हूँ, Na प्लस, वो उस फॉर्म में लिखना आप ऐसे करके, देखो लैम्डा नोट Na प्लस प्लस में लैम्डा नोट Cl माइनस, इस फॉर्म में लिखते हैं। बाकी मैं तो आपको शॉर्टकट में आंसर बता रहा हूँ कि किस तरह से सोचा जाएगा। देखो इसको मैं Na प्लस और Cl माइनस लिख सकता हूँ, इसको मैं H प्लस और Cl माइनस लिख सकता हूँ, इसको मैं Na प्लस और OH माइनस लिख सकता हूँ। तो क्या हो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करूं, देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये इससे ऐड हो जाएगा मान लो, तो ये HOH हो गया और प्लस में NaCl हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, और जो इन दोनों को मैंने ऐड किया है उसमें से अगर ये वाला घटा दूं तो, यानी ये क्या है, ये NaCl ही तो है भाई, तो अगर NaCl घटा दूं तो भाई घट तो गया और फिर बच गया और आ गया HOH, और HOH जो है वो वाटर है, तो वाटर का लैम्डा एम आप इसी तरह से निकाल सकते हो। आया समझ में? तो इस तरह से आप निकालोगे इसका आंसर। अब देखो भाई एक एनसीईआरटी का सवाल दे रखा है, इन्होंने बोला है कंडक्टिविटी दे रखी है 0.20 मोलर, सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज, मतलब कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिव यानी ये K है, कप्पा है ना, कंडक्टिविटी का मतलब K होता है, और ये मोलर सॉल्यूशन है, यानी इन्होंने ये M दे रखा है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा एम कैलकुलेट करना है ना। तो भाई इसका तो फॉर्मूला हमें आता है, फॉर्मूला क्या था, लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन में एम, सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। के क्या है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला में भी आप साइमन पर सेंटीमीटर में ही लेना, तो ये के की वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन में मोलर कितना है 0.20 है ना, इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ से भी 2 जीरो बढ़ाते हैं, यानी पॉइंट यहाँ लेके आ जाते हैं, और इसका वाला पॉइंट यहाँ लेके आ गया तो ये 20 बन गया। ठीक है, बाकी ये हट गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 0 से 0 कट कर दिया, फिर उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 248 अपॉन में 2, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 124। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है पता है, नहीं पता, नहीं पता तो यहाँ से निकाल लो, क्या दिक्कत है, साइमन पर सेंटीमीटर है और उसके नीचे मोल है, तो यानी कि साइमन पर सेंटीमीटर पर मोल, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना नीट में भी आ रखा है, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है देखो, लैम्डा एम नोट दे रखा है NaCl HCl और CH3CO और Na के लिए, और ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होता है। पीछे जो यूनिट थी वो मैंने गलत बता दी थी, उसको ध्यान दे देना, ठीक है। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दे रखा है ये सारा का सारा, तो हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा नोट एम को CH3COOH के लिए। तो इसको कैसे करें, सोचो ध्यान से सोचो। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो CH3COO है और अगर ये है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इधर का माइनस और इधर का प्लस आएगा,
तो वो CH3COOH बना लेगा। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं और माइनस कर दूं मैं NaCl, यानी कि Na और Cl माइनस कर दूं, देखो अब समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो मैं क्या करूंगा, CH3COONa, उसका जो दे रखा है उन्होंने लैम्डा m नोट, उसको उसमें प्लस करूंगा मैं HCl को, देन उसके बाद जो आएगा ना मेरा, उसमें से मैं घटा दूंगा NaCl। इससे क्या होने वाला देखना, अगर इसमें से मैं NaCl घटा दूं तो भाई Na गायब और Cl भी गायब, बचेगा क्या, CH3COO और यहां से H। तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो बन तो जाएगा भाई CH3COOH, और इसी का तो निकालना होगा मुझे। तो कैसे करूंगा मैं, तो कर देता हूँ, दे तो रखा है इन्होंने, जोड़ देता हूँ। 91 में 425.9 को जोड़ देता हूँ तो ये आ गया 9.61, तो इसके बाद तो ये आ गया 516.9, है ना। अब क्या करना है, इसमें से मुझे घटाना है, किसको घटाना है, NaCl को। तो इसमें से NaCl को घटा देते हैं, जो कि 126.4 दे रखा है। 9 में से 4 गए तो 5, ये आ गया 0, और ये 11 में से 2, ये इससे 11 ले लिया, 11 में से 2 9 आए, फिर इसके बाद ये 4 बन गया, 4 में से 1 गए तो 390। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस तरह से इसका आंसर निकाला। बाकी स्टेप वाइज कैसे करना है, देखो स्टेप वाइज इसको ऐसे करते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस इज इक्वल टू ये दे रखा है। फिर उसके बाद इसमें भी, इसको भी तोड़ करके लिखते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 1 2 3 ऐसे बनाते हैं। फिर इसके बाद लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 2 को प्लस किया, उसमें से -1 किया, फिर इसके बाद उसको करके दिखाते हैं लंबा सा, फिर उसके बाद सब तब सॉल्व करते हैं इसको। पेपर में उस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़ ली हमने, जो भी मोस्ट ऑफ द पोर्शन थे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल वाली चीज पढ़ ली। अब इलेक्ट्रोलाइटिक वाली चीज को पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए मैं इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने NaCl। अब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाएगा, यानी एक Na प्लस बन गया, एक Cl माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस वाले पे जाएगा, इधर गया ये एनोड पे, जबकि ये कैथोड पे जाएगा, प्लस वाला कैथोड पे चला जाता है ना। और हमें पता है कि इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, ये बात भी पता है। तो एनोड पे होता क्या है, ध्यान से देखो, एनोड पे क्या आ रहा है, Cl माइनस आ रहा है एनोड पे, यानी कि Cl माइनस जो है Cl2 गैस में बदलेगा। और हाफ क्यों लिखा, ताकि ये बैलेंस हो जाए। और इलेक्ट्रॉन एक इसने छोड़ा, फिर उसके बाद जो इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ना, वही एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ले लेगा, ये Na प्लस यहाँ जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बना लेगा। तो इस पे क्या हो रहा है, देखो एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो ये चीज तो सेम है वैसी, कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। बाकी अब ये देखते हैं, ये तो मोल्टन NaCl था तब ऐसे हो गया बड़े आसानी से, कि Na जो है वो कैथोड पे चला गया, कैथोड पे मिल गया हमें, और जो Cl2 गैस है वो हमें एनोड पे मिल गई, बड़े आसानी से हो गया अगर पिघला हुआ NaCl है तो। बट प्रॉब्लम जब आती है जब हम उसी NaCl को वाटर में रख दे, तो ये टेंशन होगी हमें कि यार कि कौन है जो एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा, मतलब मैं किसके इलेक्ट्रोलिसिस को मानूं। मैं NaCl, देखो जब एक्वस NaCl लेंगे हम तो उसमें NaCl भी होगा और वाटर भी होगा। तो अब मैं NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस देखूं या वाटर का देखूं, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे कैटायंस जो है Na प्लस भी मिलेगा और H प्लस भी मिलेगा। अब किसको भेजूं मैं कैथोड पे, बताओ, प्रॉब्लम हो गई। अब तो दोनों को भेज दूं क्या, नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ देखा जाता है इसमें, कुछ चीजें एक्स्ट्रा चीजें देखी जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा जाएगा। ऐसे एनायन, अब कौन जाएगा एनोड पे, भाई दोनों भी नहीं जाएंगे, तो कौन जाएगा, किसको भेजे हम, दोनों में से किसको भेजे, दोनों सवा शेर है एक दूसरे में, तो किसको भेजा जाए। अगर हमें ये समझना है ना कि कैथोड पे कौन जाए और एनोड पे कौन जाए, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को समझना पड़ेगा। उसको हम समझते हैं अभी, पहले ये समझते हैं कि जो वाटर होता है अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कैसे होता है, H प्लस और OH माइनस में होता है, और H2 हमें कैथोड पे मिलती है और O2 एनोड पे मिल जाता है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम समझ जाए तो हम ये वाला सॉल्यूशन जो है हमारा नहीं हो पा रहा है एक्वास NaCl वाला, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, हमने क्या पाया था, कैटायंस उसमें हमें Na प्लस और H प्लस मिला था। इसको ऊपर क्यों लिखा मैंने बताऊंगा मैं, क्योंकि इससे हमें समझने में आसानी होगी। देखना
कैटायंस Na+ और H+ मिला, और एनायन हमें क्या मिला था, Cl- और OH- मिला था, है ना। अब एक बात समझो, जो कैटायंस होते हैं Na+ और H+, यहाँ पे हमारे पास कैटायन है। कैटायंस जो है वो रिडक्शन जो इन दोनों में से Na+ या H+, Na+ यानी NaCl मान लो और H+ यानी वाटर मान लो, तो इन दोनों में से जो अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाएगा ना भाई, वही जा पाएगा वहां पे। आ रहा है समझ में, मतलब जिसकी रिड्यूस होने की शक्ति ज्यादा, अगर Na+ की ज्यादा तो वो चला जाएगा कैथोड पे, अगर H+ की ज्यादा तो वो चला जाएगा कैथोड पे। अब देख लेते हैं किसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, या तो रिडक्शन पोटेंशियल H2O वाटर का ज्यादा हो या फिर कम हो। देखो अगर वाटर का ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा यानी H+ का भी ज्यादा होगा पक्का, तो H+ का ज्यादा हो जाएगा तो वो कैथोड पे जाके चिपक जाएगा, यानी कैथोड पे मिलेगा हमें। कैथोड पे कब मिल रहा है, जब रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा है, बट अगर कम हुआ तो भाई तब नहीं मिलने वाला। ऐसे ही अगर मानो एनायंस की बात हो रही है, तो एनायंस मतलब Cl- और OH-, तो अगर वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही देखेंगे ना एनायंस में, वाटर का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो OH- जो है वो जाकर के O2 बनाएगा, है ना, सही बोला मैंने। तो देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं पहले, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कैथोड पे कौन जाएगा, H+ जाए कि Na+ जाए। तो कैटायंस है उसमें हम देखेंगे कौन जाएगा। तो देखो इसमें कंडीशन ये बनती है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा हो गया ना, तो अच्छी बात है, हो गया तो फिर जाओ भाई, तुम ही जाओ, तुम्हारा जो रिड्यूस करने की टेंडेंसी अच्छी है, तुम एक अच्छे कैटायन हो जो कि कैथोड पे जाकर के चिपक सकते हो जल्दी से, तो चले जाओ तुम, तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा है। और किससे ज्यादा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 के एलिमेंट से ज्यादा है अगर, तब जाकर के वो चिपकेगा, नहीं तो नहीं चिपकता। ये चीज याद रखना, ग्रुप 1, 2 और 13 के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से होते हैं, वो सारे जब होंगे तभी। जैसे ये जो इसमें Na है, तो Na+ और H+, तो अब ये देखो कि रिडक्शन पोटेंशियल H2O का ज्यादा होता है ग्रुप 1 और 2 13 एलिमेंट से, है ना, ये इन्होंने बोला है। तो ऐसा है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर इसका ज्यादा है तो H+ जाएगा, फिर तो H+ जाएगा यहां से। और अगर कम हुआ, किससे कम हुआ, कैटायंस इन सबको छोड़ के, यानी कि Cu2+, Ag+, जिंक+, इन सबसे कम अगर हुआ H2O का रिडक्शन पोटेंशियल, तब नहीं जाएगा भाई वो, यानी कि तब H+ जाके नहीं चिपकेगा, तब तो ये जाके चिपकेंगे Cu+, Ag+, जिंक+, ये सब जाके चिपकेंगे जिंक 2+ वाले, ऐसे नहीं चिपकते। मतलब अगर तो रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा हुआ ग्रुप 1 to 13 के एलिमेंट से, तो वो चिपक जाएगा जाकर के H+। अगर नहीं है तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इनको चिपकना पड़ेगा। तब ना वो एलिमेंट्स भी दूसरे दे देंगे, वो उन्होंने CuCl2 ऐसे करके कुछ दे देंगे एक्वस फॉर्म में, तो उसको आपको करना होगा, तो Cu होगा तो उसमें वो जाकर के Cu चिपक जाएगा। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन यानी कि एनायंस वाले की बात हो रही है कि ये जाए कि ये जाए, कौन जाए एनोड पे जाकर कौन चिपके, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किससे ज्यादा, SO4 NO3 H2O3 इन सबसे ज्यादा जब होगा, तब वो जाकर के चिपकेगा किससे, एनोड से। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2O कम, Cl- Br- I-, तो इसमें क्या है, Cl- Br- से कम है, यानी कि H2O में से कुछ नहीं जाएगा, यानी कि OH वाला हिस्सा नहीं जाएगा, तो कौन सा जाके चिपकेगा, Cl। तो क्लोरीन गैस मिलेगी हमें वहां पे एक्वस NaCl में। तो इस तरह से आपको ना ये टेबल अच्छे से एक बार पढ़ लेनी, आपको खुद ही समझ आ जाएगा अपने आप। ये H2O है, ठीक है। तो इस टेबल को एक बार अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीन को पॉज करके, आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब जब हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर ही रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कितना है कितना नहीं, ये किसने बताया था, ये फैराडे ने बताया था। तो उनके कुछ नियम देख लेते हैं जो कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर ही है। एक दो नियम दे रखे हैं उन्होंने, उसको देख लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके ऊपर। तो भाई फैराडे साइंटिस्ट, फैराडे बाबा ने बड़ी सिंपल सी बात बोली, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बोली। उन्होंने बोला कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइसिस में डिपॉजिट हो रहा है ना, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना पढ़ोगे उतना पेपर में नंबर आएगा, यही कह रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के, और W बराबर, जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाता हूं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है Z, तो Q तो पहले से है ही। ये Z क्या है, तो ये जो Z है ना, ये एक्चुअल में है मोलिकुलर मास अपॉन में NF, ये है Z की वैल्यू। मोलिकुलर मास तो पता ही होता है, N क्या है, N बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो चार्ज, कि चार्ज कितना है। और जो F है वो तो हमें पता ही है, 96,500 कुलाम होता है लगभग, कुलाम पर मोल होता है, कुलाम
पर मोल, 96,500 कूलाम पर मोल। W इक्वल टू जेड क्यू आ गया। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी में 10th क्लास में पिछले साल बचपन में यानी कि फॉर्मूला पढ़ा है ना, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई थी, पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू आई थी। तो Q की जगह यहाँ पे आई थी लगा देते हैं, आई थी, जेड आई थी। तो W बराबर हो गया जेड आई टी यानी कि जीत, W बराबर जीत फॉर्मूला हो गया इसका। आप इसको याद कर सकते हैं। जेड आपको पता है क्या है, आई भी दे रखा होगा, टाइम भी दे रखा होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा बस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेकंड लोग कहता है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो नहीं समझ आएगा ऐसे। ये तो एक बीकर है, एक और है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों जगह एक इलेक्ट्रोलाइट है। मैं करता ये हूँ कि इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया मैंने, सीरीज में कनेक्ट कर दिया इसको मैंने, तो लिखा है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसको याद रखना। अगर आए ना एग्जाम में तो इस पे अंडरलाइन करके आना सेम अमाउंट पे, अगर एग्जाम में आए तो। जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। यानी कि ये कह रहा है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसमें क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे थे, इसमें इक्विवेलेंट वेट के कह रहे हैं। तो अगर मान लो ये 1 वाला बीकर है और ये 2 वाला है, तो W1 अपॉन में W2 बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 ये होता है। ये आप याद कर लेना, इसके हिसाब से आपको सवाल मिलेंगे, देखना। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट वो होता है मोलिकुलर मास अपॉन में एन फैक्टर। और यहाँ पे आप एन फैक्टर को थोड़ी देर के लिए चार्ज समझ सकते हो इस चैप्टर में, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। जैसे मान लो Cu2+ हुआ तो 2+ वहां पे चार्ज है तो 2 रख देना एन की वैल्यू, मोलिकुलर मास कॉपर का दे रखा हुआ ऐसे करके, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, PY और एनसीईआरटी दोनों ही है क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइज क्या उसको, ये टाइम है मतलब, यानी कि है ना, तो टाइम दे रखा है 10 मिनट। पहले तो इसको SI यूनिट में यानी कि सेकंड में बदलो, तो 10 × 60 ये हो गया 600 सेकेंड। विद अ करंट कितना दे रखा है, आई कितना दे रखा है 1.5 एम्पियर। और उसके बाद बोला है कि व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, यानी कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है। तो फॉर्मूला में पता है W इज इक्वल टू जेड आई थी यानी कि, है ना, तो Z की जगह हम लिखेंगे मोलिकुलर मास अपॉन में N मल्टीप्लाई F और I मल्टीप्लाई T। तो इसको सॉल्व करना है बस। मोलिकुलर मास क्या होता है कॉपर का 63.5 और N की वैल्यू क्या होती है 2 मल्टीप्लाई 96,500 मल्टीप्लाई जो N है इसमें 2 है, ये तो हमें पता चल गया। I कितना दे रखा है 1.5, T की जगह क्या है 600। अब भाई देखो यहां तक तो मैंने सॉल्व कर दिया, आगे आपको करना है इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, तो इसको आप सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट करके जाओ, ठीक है भाई। कमेंट करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है एक्चुअल में, तभी। अभी इसमें 2 टॉपिक्स है जो रह चुके हैं, बैटरी और कोरोजन। तो उस टॉपिक को ना एनसीईआरटी से आप ऊपर से सुपरफिशियली बस उसको थोड़ा सा देख लो कि रिएक्शन कौन सी कैसी हो रही है, कौन से सेल को क्या होता है, किसमें पीबी होता है, किसमें मरकरी होता है, ये फ्यूल सेल कैसा होता है, इसकी इफिशिएंसी, मतलब ये सब बस ऊपर से इसको पढ़ लो और कोरोजन्स वगैरह को भी थोड़ा देख लो और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये सब चीजें एनसीईआरटी में सुपरफिशियली देख लो। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये वाली सीरीज यार, हमारी ये जो सीरीज है ना पूरी की पूरी केमिस्ट्री की, जो हमने इसमें 10 के 10 चैप्टर करे हैं, सारी की सारी बड़ी कमाल की सीरीज थी, बहुत लंबी जर्नी थी ये, हमने इसको अच्छे से करा। ताकि पीछे के जो 3-4 लेक्चर थे जो हमने करे उसको हमने बड़ी जल्दी कर लिया फिनिश, बट ये जो जर्नी थी बहुत ही मजेदार थी क्लास 12 की। तो भाई आप देखो, आप अब क्लास 12 से जाने वाले हो, तो यानी कि आपकी स्कूल लाइफ जो है वो हटने वाली है, अब आपकी नई लाइफ शुरू होगी, जिंदगी की नई शुरुआत होगी। तो वहां पे आप क्या करोगे क्या नहीं, वो ज्यादा मैटर करने वाला है जिंदगी में। तो भाई कुछ भी करो लेकिन पेपर दे के आओ तो मेरे को बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया है। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखने हैं तो भाई इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम में फोड़ के आना, ठीक है। चलो भाई, चलो जाओ, बाय 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 बाय।